बहुत सही टाइम पे हो गया सर। तो फाइनेंस से मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है? नो सर। ओके, थैंक यू। सो अभी जैसा सर ये वो उसको डुप्लीकेट करो ना स्क्रीन। अभी सर जैसा आपको बता रहे थे कि जो आप फ्लो देख रहे थे, आपको अभी इन्होंने सर ने एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें उन्होंने यूआरएल्स की डेफिनेशंस बताई थी, कौन कौन से लाइव यूआरएल है, और उन लाइव यूआरएल पे उन्होंने स्क्रीन दिखाया क्या क्या प्रोसेस फ्लो है जो आपको अडॉप्ट करना है, जो आपको परफॉर्म करना है यूडीएसपी पोर्टल पर। तो हम उसी प्रोसेस को अब ऑनलाइन माध्यम से दिखाते हैं कि कैसे वो चीज इसमें आप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यूआरएल को लेके बता दे कि यूडीएसपी पे 2 प्लेटफॉर्म, लैब्स एंड फैसिलिटी, दोनों के क्रेडेंशियल्स जो हैं वो आपके सेपरेट हैं। सभी सब सेंटर्स को, सारे सीएचओस को उनके यूजर नेम पासवर्ड दिए जा चुके हैं। जब ये मई 2023 में पोर्टल चालू हुआ था तो उसी वक्त सारे सब सेंटर्स को यूजर नेम पासवर्ड दिए थे। लैब को हम लोगों ने 3 पासवर्ड दिए थे और फैसिलिटी को हमने 1 पासवर्ड दिया था। जो लैब के पास 3 पासवर्ड्स गए थे, यूजर नेम गए थे, उसमें से एक यूजर नेम था आपका रिजल्ट अपलोड करने के लिए और दूसरा यूजर नेम था केवल सैंपल कलेक्शन करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से सारे क्रेडेंशियल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ अक्रॉस द स्टेट। अगर आज के तारीख में कोई ये किसी के पास ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि उनके पास क्रेडेंशियल नहीं है, वो रिपोर्ट केसेस आ रहे हैं, रिपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो आप उस क्रेडेंशियल्स के लिए डीएसयू जो आपकी डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट यूनिट है, आप उस सपोर्ट यूनिट पे आप एक बार बात कर लीजिए। सारे स्टेट द्वारा डीएसओ यूनिट के पास भी ये सारे क्रेडेंशियल्स रखे हैं, आप वहां से भी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई क्रेडेंशियल्स की। अब हम देखते हैं कि सपोज आपके यहाँ पे आपके सब सेंटर पे कोई पेशेंट आता है तो उसको कैसे एड्रेस किया जाता है। एक चीज और बता दे, देखिए 2 तरीके की चीजें हैं जो आपको परफॉर्म करनी है अपने सब सेंटर पे। पहली चीज तो ये कि जो रेगुलर पेशेंट्स आ रहे हैं, पर डे आपके जो भी 10-12 पेशेंट्स आते हैं, उन पेशेंट्स को आपको या पता होगा कि एक पेरिनियल कैंपेन चल रहा है। उस पेरिनियल कैंपेन में 13 डिजीजेस हैं। उन 13 डिजीजेस में अगर कोई पेशेंट उस संभावित डिजीज के लिए आता है तो आपको इस पोर्टल पे कैप्चर करना है। तो मैं आपको एक प्रारूप ये दिखाऊंगा कि जब पेरिनियल कैंपेन जो अक्रॉस द ईयर चल रहा है उसकी कैप्चरिंग कैसे करते हैं यूडीएसपी पोर्टल पे, और जब दस्तक चालू होता है एक दूसरा प्रारूप है कि दस्तक जो कि आपका क्वार्टरली चलता है, ठीक है, 15-15 दिन का जो चलता है, वो आपका जो दस्तक कैंपेन है, जैसा सर ने आपको बताया कि ई कवच पे वो डेटा पंच होता है। जो आपकी आशा है, आपके एएनएम है, वो आशा एएनएम आपका डेटा पंच करती हैं। ई कवच का एक ऐप है जिसमें आरएमएनसीएच की एक्टिविटी, एनसीडी की एक्टिविटी, और अभी मई 2023 के बाद से यूडीएसपी की भी एक्टिविटी संचारी अभियान के तहत जो भी घर घर जाके डेटा लेना था इन टर्म्स ऑफ सर्विलांस, वो भी ई कवच पोर्टल पे आशा एएनएम जो कलेक्ट करती हैं, वो यूडीएसपी पोर्टल पर कैसे आता है वो भी इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो मैं पहली चीज आपको दिखाता हूं कि यूडीएसपी पोर्टल पे जो अक्रॉस द ईयर पेरिनियल कैंपेन चल रहा है, उस पेरिनियल कैंपेन में आपको एंट्री कैसे करनी। तो जो आपको यूजर नेम पासवर्ड दिए गए आप उससे एंट्री करेंगे, यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। जब आप कैप्चा डालेंगे तो ये मैं सबसे पहली स्क्रीन जो आपकी आ रही है, यहाँ पे आप देखेंगे कि सर्च पेशेंट की एक स्क्रीन है जहां पे आप सबसे पहले पहुंचते हैं। इस सर्च पेशेंट का मतलब बस इतना सा है कि आपको जैसा सर ने बताया कि आपके सामने जो पेशेंट खड़ा है या जो दिखाने आया है पर्सन, वो हो सकता है किसी अन्य जिले में गया हो, किसी अन्य फैसिलिटी में गया हो, अन्य लैब में गया हो, या हो सकता है कि आप ही की फैसिलिटी में आया हो। तो आपने उसको पहले से ही रजिस्टर करके रखा हुआ है।
आपको याद भी है कि जो पहले से आया है, तो आपको याद भी है कि भाई ये आया था मेरे पास, तो ये तो ऑलरेडी यूडीएसपी पे। तो यहाँ पे डुप्लीकेशन को रोकने के लिए, डुप्लीकेशन का मतलब कि एक पेशेंट को बार बार नहीं ना रजिस्टर करते हुए एक ही बार रजिस्टर करना है। इस वजह से सबसे पहले जो कार्य आपको करना है, स्टेप नंबर 1, वो आपको सर्च पेशेंट का कार्य करना है। सर्च पेशेंट कैसे कर सकते हैं? ये जो इंफॉर्मेशन सामने आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर वो आपको इन सारे पैरामीटर्स में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन बता रहा है जिससे कि आप उसका डेटा सर्च कर सकते हैं, तो आप उसको रेस्पेक्ट दो। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? आभा आईडी से आप कर सकते हैं, आभा एड्रेस से कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से कर सकते हैं, पर्टिकुलर उसकी ज्योग्राफी से कर सकते हैं, उसके नाम और केस आईडी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि वो आपको वो अपना मोबाइल नंबर बताता है, तो आप उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे एक सर्च का बटन दिया गया है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस मोबाइल नंबर पे जितने भी पेशेंट, जितने भी मेंबर्स रजिस्टर्ड होंगे यूडीएसपी प्लेटफॉर्म पे किसी भी जनपद से, वो यहाँ पे दिखाई दे देंगे। ठीक है, तो इस मोबाइल नंबर पे इतने लोग हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि ये जो मोबाइल नंबर हमने डाला और ये जो लिस्ट प्रदर्शित हुई यहाँ पे, ये वही इसमें वो पेशेंट दिखी जाए जो सामने आपके खड़ा है। ठीक है, तो जब वो आपको नहीं दिखता है वो उसका नाम इसमें, तब आपको यहाँ पे आपको एक सुविधा और है कि आप उसको उस पेशेंट को ऐड कर सकते हैं। ऐड पेशेंट के लिए यहाँ पे आप देखिए मेरे कर्सर जहाँ पे है वहां से आप ऐड पेशेंट कर सकते हैं। और अगर वो पेशेंट यहाँ दिखाई देता है तो डायरेक्टली आप उसका सर्वे करिए। ठीक है, सर्वे में जो सर ने बताया कि आपको सारे सिम्टोमेटिक डेफिनेशंस वहां मिलेंगी, आपको वो टिक करके सर्वे करना है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। अभी मैं ये दिखाता हूँ कि पेशेंट को कैसे ऐड किया जाता है। पेशेंट को ऐड करने के लिए ऐड पेशेंट पे क्लिक करेंगे। जब ऐड पेशेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक स्क्रीन आएगी, यहाँ पे पेशेंट को ऐड किया जाता है। यहाँ पर ये सिस्टम भी एबीडीएम कॉम्प्लायंट सिस्टम है। यहाँ पे भी आभा आईडी को आप जनरेट कर सकते हैं। आभा आईडी को जनरेट करने के लिए आपको नो करके क्रिएट आभा में जाना है। जैसा सर ने बताया कि आशा एएनएम ऑलरेडी घर घर जा रही, ऑलरेडी ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रही ई कवच पोर्टल पे, तो मोस्टली सारे आभा आईडी ऑलरेडी क्रिएटेड होंगे। ई कवच पोर्टल पे आपको ये भी सुविधा है कि आप लिंक भी कर सकते हैं। अगर किसी दूसरे जगह पे, यहाँ पे n नंबर ऑफ सिस्टम है जो आभा जनरेट करते हैं, जो तो उन सिस्टम में आभा जनरेट हुआ हो मान ली किसी पेशेंट का, तो ई कवच पे ये भी सुविधा है कि आप उसको लिंक कर सकते हैं। लिंक कर देंगे तो वो उस पर्टिकुलर फैमिली का जो भी मेंबर है उसके साथ वो आभा आईडी लिंक हो जाएगा। और जब भी दस्तक अभियान हमारे पास चलेगा, उसका डेटा जब आशा कैप्चर करेगी तो वो यूडीएसपी पोर्टल पर स्वतः आ जाएगा। ठीक है, तो एक भाई का क्वेश्चन था आभा को लेकर, तो उसमें ऐसे आपको कार्य कर सकते हैं और ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप यहाँ से आपको बनाना नहीं है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, थोड़ा बहुत टाइम जरूर लगता है क्योंकि ओटीपी यहाँ पे जाता है, कभी पहुंचा कभी लेट पहुंचा, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दो माध्यम है, यही आपको माध्यम ई कवच पे भी दिखेंगे। आप ओटीपी माध्यम से भी कर सकते हैं, डेमोग्राफिक माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो माध्यम है। मैं इसमें डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ई कवच सेशन में भी आपको आभा कैसे क्रिएट होता है वो भी डिटेल्ड बताया जाएगा। मैं अब जो सर ने कहा कि आपको उसका टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो पेशेंट आया है उसको रजिस्टर करना है, तो उसको करने के लिए आपको यहाँ पे नो का बटन क्लिक करना है। आप उसमें पेशेंट का नाम डालना है। पेशेंट का यहाँ पे नाम डालिए, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डेमोग्राफिक डिटेल आपको डालनी। ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आपको इतना सारे सिलेक्शन करने के बाद आपको गार्जियन और स्पाउस नेम भी बताना है ताकि लोकेट करने में आसानी रहती है। और उसके बाद उसकी ज्योग्राफी बता दी। ज्योग्राफी से क्या मतलब है, वो कहाँ पे रहता है। तो सपोज वो लखनऊ में रहता है और ब्लॉक आप सेलेक्ट करेंगे, रेवेन्यू विलेज सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद केस टाइप सेलेक्ट करेंगे। केस टाइप सेलेक्ट करने के बाद केस टाइप क्या है, केस टाइप जनरल सब सेंटर पे लोग दिखाने आ रहे हैं तो वो ओपीडी के ही माध्यम, ओपीडी में दिखाने आ रहे हैं तो न्यू ओपीडी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर फॉलो अप ओपीडी या फिर से आ रहा है तो आप फॉलो अप ओपीडी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद आपको यहाँ पे सेव का बटन क्लिक करना है। जब आप सेव का बटन क्लिक करेंगे तो इस सिस्टम की अपनी एक यूनिक आईडी है जिसको हम लोग केस आईडी कहते हैं। इसी केस आईडी से आप डिस्ट्रिक्ट से भी बात करते हैं। अगर कोई एक्टिविटी करवानी है आपको इस पर्टिकुलर केस आईडी पे, तो वो आप इस केस आईडी को नोट कर लेते हैं। तो ये तो बात हुई स्टेप नंबर 1 की अगर पेशेंट आपको सर्च किया, दिख गया तो आपने सर्वे किया, अगर नहीं दिख गया तो आपने पेशेंट को ऐड कर लिया। अब बात करते हैं कि कैसे आप पेशेंट का सर्वे कर सकते हैं। सर्वे करने के लिए आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे सेकंड ऑप्शन दिख रहा है एक्टिव कैंपेन। एक्टिव कैंपेन में जब आप जाएंगे तो एक्टिव कैंपेन पे ये, क्योंकि आप जो सामने आपको यूआरएल दिख रही है ये स्टेजिंग की यूआरएल है, यहाँ पे डमी कुछ कैंपेन्स बने हुए, लेकिन जब आप अपने पोर्टल पे जाएंगे तो वहां पे आपको पेरिनियल कैंपेन दिखेगा, वहां पे आपको दस्तक कैंपेन दिखेगा जो 11 तारीख से दिखने लगेगा। फिर उसके बाद आपको वहां पे कोविड कैंपेन दिखेगा, ठीक है। और कोई कैंपेन जब भी स्टेट ऑफिशियल्स बनाएंगे, एसएसओ सर बनाएंगे, तो वो भी आपको वहीं पे दिखेंगे अगर वो फैसिलिटी के लिए बनाया गया होगा तो, ठीक है। आपके हॉस्पिटल के लिए अगर बनाया गया होगा तो वो आपको दिखेंगे। तो पेरिनियल वाली मैं एक्टिविटी आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको पेरिनियल कैंपेन पे यहाँ पे जाना है, आपको इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो पेशेंट आपने रजिस्टर किया था वो पेशेंट सबसे टॉप पर आ जाएगा। आपको यहाँ पे सर्वे का बटन पे क्लिक करना है। अच्छा, दूसरी चीज की अगर पेशेंट आपको वहां मिल गया होता तो वहां नीचे आपको टेबल में भी दिखाई देता, वहां पे भी टेक सर्वे होता, तो वहां पे टेक सर्वे दबाइए, चाहे यहाँ पे दबाइए। आप लैंड करेंगे सीधे आप उसके क्वेश्चन आंसर सेक्शन में, जिसको हम लोग कहते हैं सर्वे, ठीक है। एक एसएसओ सर द्वारा एक डिसीजन और लिया गया कि अभी तक क्या था कि पोर्टल पे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, 17-18 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर क्योंकि यहाँ पे 15 इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे सब चाइल्ड क्वेश्चंस भी हैं इसमें हर तो उसके लिए सर ने क्या कहा कि सर ने कहा कि जो आपका डू यू हैव फीवर वाला क्वेश्चन है वो आपका मैंडेटरी रहेगा, और बाकी जितने भी प्रश्न हैं वो सर ने ऑप्शनल अभी करा दिए गए। तो किसी की ऐसी कोई समस्या थी कि जो वो ये कहते थे कि इतना इंक्रीज करनी पड़ती थी, तो वो सर ने अभी उसको रिमूव कर दिया है। तो ये भी जल्द आपको प्रोडक्शन पे दिखेगी, आपको केवल एक ही प्रश्न का आंसर करना है। तो सपोज मैं यहाँ पे एक प्रश्न का आंसर कर देता हूँ, डू यू हैव फीवर, यस, और मैं बाकी की एंट्रीज को एज इट इज छोड़ देता हूँ। ये जो सारे क्वेश्चन है, ये जो आपके पेरिनियल में जितने भी डिजीजेस थी 13 डिजीज, उसी के जो भी सिम्टोमेटिक डेफिनेशंस होती हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस यहाँ पे लिस्ट डाउन है। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी आपको जो उसको सिम्टम्स पेशेंट्स को नहीं होते थे उसके लिए आपको नो करना पड़ता था, तो ये सर ने इसीलिए आपको ये सारे प्रश्न को जो मैंडेटरी थे उसको नॉन मैंडेटरी करा दिया है। इसमें से आपको उन्हीं को यस करना है जो सिम्टम्स आ रहे हैं। फीवर का मैंडेटरी है कि अगर फीवर उसको पेशेंट को है, यस और नो, आपको वो भरना ही भरना है। अगर यस आता है तो आपके पास कितने दिनों से फीवर है, उसके अलावा अगर उसको कोई ऐसा सिम्टम्स आता है, फॉर एग्जाम्पल उसको चिल्स है, उसको जाड़ा रख के बुखार आया, बुखार कैसे आया, जाड़ा रख के आया, उसको जॉइंट्स में पेन है, तो आपको जो जो कॉम्प्लिकेशंस वो बता रहा है उसी में आपको यस करना है। अदरवाइज आप सारे क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं। मतलब ये ऑप्शनल करने का ये मतलब नहीं कि आप छोड़ के ही आगे बढ़ जाएंगे। जैसा इन्होंने अभी बताया कि अगर कोई सिम्टम है, उसको अगर कफ आ रहा है फीवर के साथ, तो कफ वाले क्वेश्चन पे यस करना है, उसको छोड़ मत दीजिएगा। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो जो यूडीएसपी का ऑब्जेक्टिव है, जिसके बेस पे प्रिवेंटिव एक्शन लेना है, कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, तो वो हो नहीं पाएगी। तो ऑप्शनल करने का मेथड बस इतना ही, मंशा बस इतनी ही थी कि आपके काम को ईज किया जाए, इस वजह से। तो सिम्टम अगर है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे, चाहे वो ऑप्शनल है या चाहे ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सर्वे करना है। सर्वे करने के बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट का बटन दबाना है। नेक्स्ट बटन पे दबाएंगे तो आपका सर्वे यहाँ पे फिल हो जाएगा।
जब सर्वे फिल हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 3 में उसकी डायग्नोसिस सेट करनी है। कैसे सेट करनी है? सेट करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिनिकल डायग्नोसिस वाला एक प्रोविजनल डायग्नोसिस का एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है। ड्रॉप डाउन का मतलब एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज दिख रही है। इस लिस्ट ऑफ वैल्यूज में क्या क्या है? इस लिस्ट ऑफ वैल्यूज में वो सारी बीमारियां जो इस पर्टिकुलर पेरिनियल कैंपेन में डिफाइन की गई हैं, वो सारे सिंड्रोम्स जो इस पेरिनियल कैंपेन की बीमारियों के कॉरेस्पॉन्डिंग हो सकते हैं, वो सारे यहाँ पे सिंड्रोम भी आपको दिख रहे हैं। जैसे ये ओनली फीवर लेस देन 7 days, फीवर विद रैश, ठीक है, मलेरिया, डेंगू, ये सब आपकी बीमारियां हो गई। और नीचे आप देखेंगे तो अगेन कुछ आपके सिंड्रोम्स आ गए। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट आता है, कहता है कि मेरे को केवल बुखार है, ठीक है, तो बुखार आपने बताया, उसने बताया मुझे 2 दिन से बुखार। अब आपको ये नहीं पता है कि आपको ये लग रहा है कि इसकी 2-3 जांचें करानी पड़ेंगी टू चेक कि ये पॉजिटिव है, कि ये पर्टिकुलर है किस बीमारी से ग्रसित। तो उसके लिए आपको सिंड्रोम सेलेक्ट करना है। जब आप श्योर शॉट हो, श्योर शॉट का मतलब जब आप पुख्ता हो कि या ये जो पेशेंट है इसको मलेरिया ही हुआ है या डेंगू ही हुआ है, तब तो आप यहाँ पे डिजीज सेलेक्ट करेंगे। अन्यथा के केस में जब आपको डाउट होगा तो आप सिंड्रोम सेलेक्ट करेंगे। सिंड्रोम सेलेक्ट करिएगा, डेट ऑफ ऑनसेट डालिएगा, ओपीडी का केस है, ओपीडी डाल के नेक्स्ट का बटन दबाइएगा। नेक्स्ट के बटन दबाएंगे, आपकी क्लिनिकल डायग्नोसिस सेव हो जाएगी ओके करते ही, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्लिनिकल डायग्नोसिस सेव। आपने फ्लो में, सर के फ्लो में ये भी देखा होगा, सर ने बोला था कि टेस्ट एडवाइस करनी है या नहीं करनी है, वो उसको कैसे, अगर करनी होगी तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो सैंपल एडवाइस का एक सेक्शन आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने सिंड्रोम लिया, तो सिंड्रोम का मतलब कि मेरे को लग रहा है कि 2-3 चीजों का टेस्ट इसका कराना पड़ सकता है। तो सपोज मैंने डेंगू का एक करा लिया। डेंगू का जब मैं कराऊंगा तो डेंगू उसमें जितने टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं वो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगे। आपको टेस्ट नेम सेलेक्ट करना है, सैंपल टाइप सेलेक्ट करना है, सैंपल कलेक्शन डेट सेलेक्ट करना है, और राउटिंग का क्या मतलब होता है? राउटिंग का मतलब होता है कि आपको जो ये आप पर्टिकुलर पेशेंट का सैंपल इंफॉर्मेशन यूडीएसपी पोर्टल पे डाल रहे हैं, वो सैंपल किस लैब को उसका रिजल्ट अपलोड करना है। तो यहाँ पे जो आप लैब सेलेक्ट करेंगे, ये मुख्यतः आप, क्योंकि आप सब सेंटर का ये सेशन चल रहा है, तो सब सेंटर में जितनी भी पब्लिक फैसिलिटी है, सब पब्लिक फैसिलिटी को एज ए इंटरनल लैब भी बनाया गया है। तो आपको यहाँ पे अपनी इंटरनल लैब सेलेक्ट करनी है। हमारी पूरी कोशिश है कि यहाँ पे एक चेंज और हम ला रहे हैं यूडीएसपी प्लेटफॉर्म पे, कि यहाँ पे जो उसकी इंटरनल लैब है, यहाँ पे स्वतः फिल होकर आ जाएगी। आपको ये सिलेक्शन भी नहीं करना पड़ेगा ताकि ऑपरेशन ईज हो जाए। ठीक है, अभी के लिए जब तक नहीं आ रहा है, पब्लिक पे आप सेलेक्ट करेंगे, आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट में आप अपनी इंटरनल लैब सेलेक्ट करेंगे। अभी मैं इंटरनल नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे लैब सेलेक्ट कर लेंगे। लैब यहाँ पे लैब सेलेक्ट कर ली, और इसके बाद ऐड का बटन दबाना है। यहाँ पे सबसे रिक्वेस्ट है, ये 2 चीजें याद रखिएगा कि जब भी आपके पास दस्तक में जब डेटा आता है, तो अगर आशा ने उसको उसमें क्वेश्चंस में जो आंसर दिया है, फीवर के साथ यस कहा है, उसको झाड़ा लग के बुखार भी आ रहा है, जॉइंट्स में पेन भी है उसके, तो ऐसी कंडीशन में आपको 1 से ज्यादा जब किसी भी व्यक्ति के टेस्ट करने होंगे फीवर प्रोफाइल के, तो आप हमेशा, जैसा अभी बताया गया है, प्रोविजनल डायग्नोसिस में फीवर लेस देन 7 days या ग्रेटर देन 7 days। लेस देन और ग्रेटर देन कैसे करेंगे कि जब आपने फीवर यस पूछा, अगर उसने 5 दिन बताया तो ग्रेटर देन 7, वो लेस देन 7 days है। अगर मान लीजिए उसने फीवर बताया ग्रेटर देन 7 days, 10 दिन, 15 दिन, तो आप ग्रेटर देन 7 days आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसी के आधार पर उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी टेस्ट आपके पॉसिबल टेस्ट हो सकते होंगे, वो सब आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। और उसकी सिम्टम्स के आधार पर जिस टेस्ट का आपको सैंपल लेना है, वो आप एक ही बार में कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी आपको यहाँ पे मलेरिया करके दिखाया गया, मान लीजिए उसका आपको डेंगू का भी टेस्ट लेना है, तो हमने उसको मलेरिया भी, डेंगू ले लिया है हमने, अगर मलेरिया लेना है तो हमने मलेरिया का आरडीटी सेलेक्ट करा, उसका क्या लिया है सैंपल,
कब सैंपल ले रहे हैं हम? आज ही ले रहे हैं, अगर आज ही आप फीड कर रहे हैं, और उसके बाद हम पब्लिक लैब। अभी आपको यहाँ पे ये सिलेक्शन करना पड़ता है, लेकिन नियर फ्यूचर में अगले हफ्ते भर के अंदर में बाय डिफॉल्ट आपकी इंटरनल लैब यहाँ पे सेलेक्ट होके आएगी। अगर इंटरनल लैब मतलब आपको अपनी लैब के अलावा अगर कहीं सैंपल भेजना होगा, तो लैब वाला जो आइकन है वहां पे आपको ड्रॉप डाउन में दोबारा सेलेक्ट करके अपने लैब के अलावा जहां सैंपल भेज रहे होंगे उसको आपको रीसेलेक्ट करना होगा। अदरवाइज आपका बाय डिफॉल्ट आपकी इंटरनल लैब सेलेक्ट होके आएगी, और पेशेंट को जब तक आप यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे तब तक वो सैंपल आपको अपनी इंटरनल लैब में दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे देखिए यहाँ पे सैंपल लिस्ट में 1 और 2 आ गए। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। बहुत लोग वहां पे सारा डेटा एडवाइस में सब लोग ने डिजीज नेम सेलेक्ट करा, सब कुछ करा, और नीचे जाके जो सेव की बटन है सेव कर दिया, आपने उस सैंपल को ऐड नहीं करा। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, ऐड करना बहुत जरूरी है। सर प्लीज नेक्स्ट। तो ये क्योंकि वर्कफ्लो बेस्ड सिस्टम है, जैसे जैसे डेटा आप कैप्चर करते हो आगे आगे उसी तरीके से बढ़ता रहता है। तो अगर आप कोई स्टेप मिस करेंगे तो वो नेक्स्ट वाले विंडो पे दिखाई नहीं देगा। तो जैसा बताया अभी कि अगर आपने ऐड नहीं दबाया या सेव नहीं दबाया, ऐड और उसके बाद सेव नहीं दबाया, तो ये डेटा आगे नहीं प्रोसीड होगी। बहुत सारी शुरू में आती थी कंप्लेन कि हमको लैब पे डेटा नहीं दिख रहा, तो वो यही रीजन था क्योंकि वो कोई ना कोई ऐसी चीजें थी जो वो मिस कर जाते थे। तो आज की तारीख में ये समस्या है नहीं, लेकिन ये बतानी जरूरी थी, तो इस वजह से आपको बताई गई कि आपको सेव भी बटन दबाना है। जब सेव बटन दबाएंगे तो आपको यहाँ पे उसका सैंपल कलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एज ए फैसिलिटी पोर्टल आपका कार्य खत्म होगा। जो डेली रूटीन वाला जो 10-15 पेशेंट आ रहे हैं उनके साथ यही एक्टिविटी आपको करनी है। समराइज करता हूँ, पेशेंट को सर्च करिए, मिल जाए तो सर्वे करिए, नहीं मिले तो ऐड करिए। ऐड करने के बाद एक्टिव कैंपेन में चले जाइए। एक्टिव कैंपेन में जाइए, एक्टिव कैंपेन में आप अपना पेरिनियल कैंपेन सेलेक्ट करिए और उसमें उस डिजीज का सर्वे करिए। सर्वे के बाद डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस के बाद सैंपल एडवाइस अगर जरूरी है तो। ऑप्शनल है वो, हर पेशेंट को जरूरी नहीं होता है। तो अगर है आपको करना है तो करिए, और उसके बाद सेव का बटन जरूर दबाइएगा। इतना करने के बाद आपका ये डेटा चला जाता है लैब के पास। अब मैं आपको लैब पोर्टल पे दिखाता हूँ कि लैब पोर्टल पे ये एक्टिविटी कैसे परफॉर्म होगी। यहाँ किसी का ऑप्शन आया था कि बीच में तो सर्वे रुक जाता है। अच्छा हाँ, एक इसमें क्वेश्चन भी आया था जो मेरे को याद आया अभी कि उसमें उनका ये प्रॉब्लम था कि उन्होंने ये कहा कि हमने एंट्रीज मैंने स्टार्ट की, केस रजिस्टर किया, एक्टिव कैंपेन से मैंने सर्वे भी कर लिया हाफ, और उस बीच में मेरा लिंक ब्रेक हो गया नेट से, ठीक है, या किसी कारणवश मैंने ना पूरा सर्वे कर पाया, ना डायग्नोसिस बना पाई, ना सैंपल एडवाइस कर पाया। तो उस केस में आपको एक प्राविधान इसमें है जिसके थ्रू आप एंट्री कर सकते हैं। वो एंट्री कैसे करेंगे वो देखते हैं अब, ठीक है। उस केस में आपको पेशेंट लिस्ट में आना है, ठीक है। पेशेंट लिस्ट में जब आप आएंगे तो आपको वो पेशेंट जिसका आपने केस रजिस्टर किया, सर्वे किया, यहाँ पे वो दिख जाएगा। अब उस सर्वे में अगर 2-3 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए कि नहीं कर पाए, गलती, उसमें कोई त्रुटि थी, ऐसा भी संभावना हो सकती है कि त्रुटि भी हो सकती है कि हमने रेगुलर कोर्स में जो सर्वे किया उसमें हमको डू यू हैव फीवर नो करना था, हमने यस कर दिया, या यस करना था नो कर दिया। तो उसको कैसे सुधारने के लिए आपको यहाँ पे वो पेशेंट दिखाई देगा। पेशेंट में जो भी दिखेगा उसके एक्शन कॉलम में यहाँ पे FU का एक बटन है, देखिए वैभव सक्सेना दिखाई दे रहा है। मैंने फॉलो अप पे क्लिक किया, यहाँ पे जितने भी जो भी एक्टिविटी आपने इसकी विजिट में सर्वे में की होगी सारे क्वेश्चन आंसर स्वतः फिल होकर अपने आ जाएंगे। जिसमें आपको करेक्शन करना है या कंप्लीट करनी है इंफॉर्मेशन, वो यहाँ पे आप एंट्री कर सकेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट का बटन दबाना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 प्रोसेस बता रहा हूँ, सर्वे करना, प्रोविजनल डायग्नोसिस करना और सैंपल एडवाइस करना, सबको सेव करने के लिए अलग अलग सबमिट बटन दिए गए हैं इस फॉलो अप वाले सेक्शन में। तो जब भी आप कोई एडिटिंग करेंगे इन टर्म्स ऑफ सर्वे, इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल डायग्नोसिस और सैंपल एडवाइस में, तो वो आपको यहाँ पे। तो जैसा कि आपको बताया था कि अगर मान लीजिए आपने कोई भी पेशेंट को रजिस्टर करा और उसका आप
आपका सर्वे भर रहे थे या क्लिनिकल डायग्नोसिस बना रहे थे और अनायास आपका कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, लाइट चली जाती है या और भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उस कंडीशन में आपको वहीं से जहां पे आपने लास्ट करा था वहां पे जाने के लिए आपको पेशेंट लिस्ट में जाना है। पेशेंट लिस्ट में जैसे ही आप जाएंगे आपको तुरंत वहां पे ऑप्शन दिखाई देगा उस पेशेंट का। 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें एक एफयू का जो कॉलम होता है, एफयू में जाके आप फॉलो अप पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपके पास पूरी डिटेल खुल जाएगी जहां तक आपने भरा था। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपको जब भी मैंने जैसे बताया 3 सबमिट बटन आपको सब सारे सेक्शंस के अपने अपने सबमिट बटन दिखेंगे, एडिटिंग करेंगे और सबमिट का बटन दबाएंगे। इसके बाद क्लिनिकल डायग्नोसिस में अगर कोई चेंज है, कोई त्रुटि है तो वो भी आप यहाँ से ठीक करेंगे, सबमिट का बटन दबाएंगे। यहाँ पे भी वही चीज जो कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने सिंड्रोम सेलेक्ट किया होगा तो आपको यहाँ पे जब एड न्यू सैंपल करेंगे तो मल्टीपल बीमारियों का चयन आप यहाँ से करके उसका टेस्ट रेस्पेक्टिव ले सकते हैं। यहाँ पे आपको लगता है कि सिंड्रोम नहीं सेलेक्ट करना था, मुझे केवल डिजीज सेलेक्ट करना था, आप श्योर शॉट थे कि इसको डेंगू है तो आपने डेंगू सेलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे तो जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डेंगू दिखेगा। हाँ, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अगर एक से ज्यादा जांच कराना चाहते हैं तो आपको सिंड्रोम सेलेक्ट करना चाहिए। यहाँ अगर मैं ओनली फीवर लेस देन 7 डेज सेलेक्ट कर रहा हूं तब यहाँ पे आप देखिए नहीं छोड़, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए तब फिर मैं मल्टीपल डिजीजेस के टेस्ट, यहाँ ऊपर देखिए ओनली फीवर लेस देन 7 डेज और तब यहाँ पे मेरे को सर्च में मल्टीपल डिजीजेस दिख रही है जिसमें टाइफाइड, स्क्रोटाइफस, डेंगू, मलेरिया, ऐसी सारी बीमारियां जो 7 दिन से कम बुखार के साथ आती हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक डिजीज ले लेता हूं, जैसे मैंने मलेरिया ले लिया और सबमिट कर दिया, तो यहाँ पे टेस्ट सस्पेक्टेड फॉर केवल फिर मलेरिया ही आएगा। तो अगर आपको एक से ज्यादा बीमारियों के लिए जांचें आप चाहते हो, मलेरिया की भी मैं जांच करूं, डेंगू का NS1 मेरे पास है वो भी कर लूं, टाइफाइड का typhi.me है वो भी कर लूं, तब आपको फीवर लेस देन 7 डेज का सिंड्रोम लेना पड़ेगा, राइट। अगर आपने डिजीज ले ली तो यही इसी चीज को लेके शुरू में जो मैंने आपको डिजीज और सिंड्रोम का अंतर बताया था वो इसीलिए बताया था। यहाँ पे जो फीवर लेस देन 7 डेज है वो सिंड्रोम है जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनमें से जो कारण UDSP पर लिस्टेड हैं वो सारे अब आपको यहाँ नीचे दिख रहे हैं, टाइफाइड, स्क्रोटाइफस, लेप्टो, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जैपनीज ILI, तो ये सब आपको यहाँ दिख रहे हैं। इसीलिए ये सिंड्रोम हो गया। लेकिन अगर मैं डिजीज ले लेता हूं मलेरिया, तो मलेरिया स्पेसिफिक होती है, प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। अब आप टेस्ट लेंगे तो केवल फिर आप मलेरिया का ही टेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मलेरिया के जो टेस्ट अवेलेबल हैं वो है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट और ब्लड स्लाइड, BS मतलब ब्लड स्लाइड, PBS का मतलब पेरिफेरल ब्लड स्लाइड। ये अलग अलग नाम से लोग एक ही टेस्ट को कहते हैं, इसलिए तीनों नाम दे दिए हैं। और QBC आपके पास नहीं होता है, ये बड़ी लैब्स में होता है। तो आपके पास रैपिड डायग्नोस्टिक है, आपने सेलेक्ट कर लिया, इसमें आपने सैंपल सेलेक्ट कर लिया होल ब्लड, उसके बाद में आपने सैंपल कलेक्शन की डेट जो आज की डेट है वो सेलेक्ट कर ली। इसके बाद में आपने सैंपल कहाँ जाना है, अभी आपको ये सेलेक्ट करना पड़ रहा है। जैसे पब्लिक लेबोरेटरी में अभी आपको पहले अपना जिला सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने पहले यहाँ पे अपना जिला सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद सब सेंटर अमौसी में है, ठीक है। तो ये हम KGMC में है इस समय, तो हमने KGMC सेलेक्ट कर लिया। आपको अपना जिला और अपना सब सेंटर। अब इसमें हम ये चेंज कर रहे हैं कि जैसे ये भी आपको सेलेक्ट करना पड़ा है, अब आपको सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। आपको अगर अपनी ही प्रयोगशाला में आपको अपने ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे जांच करनी है तो उसका नाम आपको यहाँ पे भरा हुआ ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। और अगर उसकी जगह कोई और करना है, आपको अपने ही जिले की CSC पे, अपने ब्लॉक की CSC पे भेजना है, अपने जिले की प्रयोग सेंटिनल लेबोरेटरी पे, IPHL पे, BPHU पे कहीं भेजना है, तो वो आप यहाँ से फिर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको अपनी लैब का नाम दिखाई देगा। अब आपने ये जो मरीज था इसका डिटेल आपके पास है, आपको याद है कि ये वैभव सक्सेना नाम का मरीज है और आपने मलेरिया के लिए इसकी जांच आपने कर दी और इसको आपने यहाँ से प्लस वाले इसको क्लिक कर दिया एंड देन यू सबमिटेड,
ठीक है, तो ये सबमिट होके ये प्रोसेस हो गया और ऊपर यहाँ लिखा हुआ आ रहा है सैंपल कलेक्टेड सक्सेसफुली। ये किसी ने मेरे से पूछा था हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे ये सैंपल कलेक्टेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाता है। अब आप इसी के अपनी ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लेबोरेटरी पोर्टल पर जाएंगे, वहां से ये सैंपल ढूंढेंगे तो वहां पे ये सैंपल दिखेगा। तो आपने अभी देखा होगा कि सर ने जो सिलेक्शन किया था मलेरिया का टेस्ट का किया था, उन्होंने किंग जॉर्ज को भेजा था। तो लैब के लिए बता दें, लैब की सर ने बता चुके हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। लैब की प्रोडक्शन यूआरएल, लाइव यूआरएल है labs.udsp.in। आपको वही यूज करनी है। आपको क्रेडेंशियल ऑलरेडी मिले हुए हैं, आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा डालने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरीफाई सैंपल का ऑप्शन। देखिए जितने भी सब सेंटर्स फैसिलिटी प्लेटफॉर्म से सैंपल एडवाइस होता है, जब आप उसको अपनी इंटरनल लैब को भेजते हैं तो वो लैब प्लेटफॉर्म पे वेरीफाई सैंपल में आके दिखता है। तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर से जो छठा ऑप्शन है सर्च पेशेंट एक्टिव पेशेंट कंसाइनमेंट है, वेरीफाई सैंपल में आपको यहाँ पे आना है। और यहाँ पे भी देखिए वैभव सक्सेना के 2 सैंपल मैंने लिए थे और एक सर ने अभी कराया था। तो ये तीनों सैंपल रैपिड डायग्नोस्टिक आईजीएम एनालाइजर, यहाँ पे डिटेलिंग उसकी आ जाएगी, सैंपल आईडी सबको नामित कर दी जाएगी और उसके बाद आपको एक साथ या एक एक करके आप उसको रिसीव भी कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले वाले कॉलम में चेक बॉक्स है जिसपे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको रिसीव का बटन दबाना है। जब रिसीव का बटन दबाएंगे तो एक कंफर्मेशन बॉक्स आएगा कि 3 सैंपल सेलेक्टेड और यहाँ पे आज की तारीख में ये रीडिंग आपके लैब में हो जाएगी। ये प्रोसेस वेरिफिकेशन का है जो मैंने आपको बताया। इसके बाद अब बात करते हैं कैसे रिजल्ट अपलोड होगा। तो रिजल्ट अपलोड करने जस्ट उसके एक नीचे आइए सैंपल लिस्ट के अंदर। सैंपल लिस्ट में आपको यही 3 पेशेंट वैभव सक्सेना के जो भी टेस्ट लिए गए होंगे वो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगे और यहाँ पे आप यहाँ पे सेलेक्ट करके उसको अब इसका रिजल्ट अपलोड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे चेकबॉक्स पे आप टिक करिए, अपडेट का बटन दबाइए और यहाँ पे जो भी इसका संभावित रिजल्ट है ये आपको यहाँ पे दिखेगा, इसमें से आपको सिलेक्शन करना है। तो आप पॉजिटिव भी लेके जब करेंगे तो वहाँ उस केस में आपका ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेन है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, चाहे फैल्सीपेरम है, मिक्स्ड है, वाइवेक्स है, तो यहाँ पे ये एंट्री करनी होगी। इसको करने के बाद अगर कोई रिमार्क है तो वो डालिए, अन्यथा ये ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं डालना। और इसके बाद सबमिट का बटन दबा दीजिए। तो इतना सा देखिए, सबमिट का बटन दबाने के बाद फिर ऊपर आ गया रिजल्ट अपलोडेड सक्सेसफुली। रिजल्ट यस। तो इस तरीके से आपको रिजल्ट अपलोड करना है। आपको अगर अपडेटेड इंफॉर्मेशन देखनी है कि आपने अपने सब सेंटर में कितने रिजल्ट आज की तारीख में अपडेट किए, तो ये डेट चेंज करके भी आप चेक कर सकते हैं कि मैंने कितने रिजल्ट अपलोड किए हैं आज की तारीख। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पहला एक टेंजेंट था कि पेरिनियल कैंपेन को कैसे एड्रेस करना है, वो ये स्टेप्स है फॉलो करने के लिए। ठीक है, अब दूसरी चीज जो दूसरा एक हमने प्रारूप बताया है कि दस्तक से भी डेटा आ रहा है, जो कि आपका 15 दिन का जो चलता है, तो वो 3 वीक्स का जो दस्तक कैंपेन चलता है तो वो डेटा भी कैप्चर होता है। अभी जब ई कवच आप प्रेजेंटेशन देखेंगे तो वहां पे जब वो सर्वे देखिए, सर्वे जब ही वो करेंगे, सर्वे में यही क्वेश्चन जो भी मैंने आपको अपने वेब एप्लीकेशन पे दिखाया, यही सेम क्वेश्चन 8 बीमारियों के लिए दस्तक पे है। ठीक है, जो अभी बीमारी की एक स्लाइड दिखाई गई थी उसमें वही उन्हीं का क्वेश्चन आंसर आपको दस्तक में भी दिखेगा। और आशा या एएनएम अपने ई कवच ऐप में जाएगी और वही 8 बीमारियां, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, आईलाई, फाइलेरिया, माल न्यूरिस्ट, ये सारी वहां पे सेक्शन दिखेंगे और उनके जब वो क्वेश्चन आंसर करेगी तो वो डेटा एपीआई लिंकेज द्वारा वो डेटा वहां ई कवच प्लेटफॉर्म से यूडीएसपी पे आता है। अब हम ये देखते हैं कि दस्तक का डेटा कैसे ई कवच पे आता है, ये जरूर, क्योंकि 11 तारीख से आपको स्टार्ट हो रहा है दस्तक, आपको रिग्रेस इसमें एंट्रीज करनी है डेली बेसिस पे, अच्छा खासा सेट आएगा दस्तक से। तो वो डेटा कहाँ दिखे,
इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आप लोगों को जब दस्तक अभियान शुरू हो जाएगा तो ये देखना है कि आशा ने दस्तक अभियान के दौरान कोई पेशेंट अपलोड भी करे ई कवच पे या नहीं। तो आप अपने यूडीएसपी पोर्टल से पता लगा सकते हैं। उसका तरीका ये है कि यहाँ आप राइट हैंड में देखिए, ये पेशेंट लिस्ट में आप गए और यहाँ जो कैंपेन नेम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप कैंपेन नेम ले लें जुलाई 2025। एक मैं लिख देता हूँ सर। तो यहाँ पे आपने दस्तक जुलाई 2025, ठीक है। अब आप इसमें सर्च करेंगे तो जुलाई 2025 के दस्तक में जितने भी आए होंगे, जैसे यहाँ ये एक डमी पेशेंट हमने चढ़ाया हुआ है और इसकी बाय डिफॉल्ट इसमें आज की तारीख रहती है। अगर आपको पीछे का रिकॉर्ड देखना है तो आप डेट सेलेक्ट करके सर्च कर। यहाँ आप पूरा जब से दस्तक शुरू, जैसे 1 जुलाई से हमने यहाँ कर दिया और बाय डिफॉल्ट केवल एक दिन रहेगा, तो 1 जुलाई से अब तक जो चढ़े हैं ये सब डमी केसेस है, क्योंकि हम स्टेजिंग पोर्टल पे हैं। ये केसेस आपको दिखाई देंगे। तो इसी तरीके से लिस्ट आपको अगर दिख रही है तो इसका मतलब ये है कि आशा जो है वो पेशेंट्स को अपलोड कर रही है। और किस सब सेंटर से है ये, आपके सब सेंटर का नाम यहाँ लिखा हुआ आ गया। किसी और सब सेंटर का केस भी आपके पास आ सकता है। एक चीज और चाहिए इसमें, रेफर करने वाली आशा डिफॉल्ट टाइप केवल सब सेंटर का नाम आता है, डिफॉल्ट कौन सा रिलेटिव नहीं तो इसमें आ सकता है, इसमें ला सकते हैं ना। हाँ, ये नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको अगर यहाँ पेशेंट नहीं दिख रहे हैं तो आप फिर आशा से पूछेंगे कि भाई आप क्यों नहीं चढ़ा पा रहे हैं। अगर पेशेंट दिख रहे हैं तो इसमें आप 2-3 चीजें फॉलो अप में जा सकते हैं। फॉलो अप पे आप गए, फॉलो अप पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो आशा ने जितने भी प्रश्न उत्तर भरे थे वो सब आपको दिखाई दे जाते हैं। तो उसके आधार पे आप देखिए कि इसमें फीवर नो करा हुआ, इसमें कफ कोल्ड फ्लू नो करा हुआ है, फीवर यस करा हुआ है, फीवर 2 दिन से है, उसके साथ जॉइंट पेन भी है, उसके साथ चिल्स राइगर्स भी है, उसके साथ ब्लीडिंग भी हो रही है। तो ये जो लक्षण है अब आपके दिमाग में एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बन गया कि भाई फीवर है 2 दिन से, उसके साथ चिल्स राइगर्स है, बॉडी एक है, जॉइंट पेन है और ब्लीडिंग भी हो रही है। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस जो है वो आपका हो गया डेंगू। तो यहाँ प्रोविजनल डायग्नोसिस में आपने मलेरिया पहले भरा हुआ है आशा ने, आप उसको डेंगू कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। और उसके बाद ये ओपीडी में पेशेंट आया है, इसको आपने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद अब ये पेशेंट जो है आपको क्या नाम है, हाँ, इस पेशेंट का आप यहां से नीचे से ऐड सैंपल, ऐड न्यू सैंपल इफ रिक्वायर्ड, तो आपने सैंपल इसका ऐड कर दिया, इसका जो डेंगू है। और आपके पास जो टेस्ट है वो सपोज आपके पास NS1 RDT सब सेंटर पे अवेलेबल है, आपने वो सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद इसका टाइप हो गया सीरम, सैंपल कलेक्शन की डेट हो गई, आज की डेट आपने सेलेक्ट कर ली, राइट। और इसके बाद में आपने जो है इसे पब्लिक लेबोरेटरी कर लिया। उसके बाद में आपने डिस्ट्रिक्ट छांट लिया लखनऊ, और यहाँ पे फिर जो लेबोरेटरी है जहां से आप ठीक है, अपनी लेबोरेटरी आपने कर ली, प्लस पे क्लिक कर दिया। अब ये पेशेंट जो है आपकी, और उसके बाद आपने इसको सबमिट कर दिया। तो अब ये पेशेंट सबमिट करना जरूरी है। सबमिट करने के बाद ये पेशेंट जो है आपकी लैब पे गया, ऊपर आ गया लिखा हुआ सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप एज ए सेम प्रोसेस जो आप पेरिनियल कैंपेन में कर रहे थे, दस्तक में भी पूरा प्रोसेस सेम है, बस आपको दस्तक कैंपेन जुलाई 2025 का फिल्टर लगा के ये देखना है कि आशाद ने केसेस अपलोड करे हैं या नहीं करे हैं। अगर आपके क्षेत्र से नहीं दिख रहे हैं केस, हर 2-3 दिन में हर आशा की तरफ से एक दो केस आ जाना चाहिए दस्तक कैंपेन में। अगर नहीं हो रहा है ऐसा तो आपको आशा को बुला के पूछना है कि भाई आप केस अपलोड क्यों नहीं कर रहे हो, आपको रोगी नहीं मिल रहे हैं, या आप केस अपलोड करने में आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर केस अपलोड करे हैं तो उनका प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाइए, टेस्ट कौन सा कराना है वो बनाइए, सबमिट, उसको प्लस पे क्लिक करिए, सबमिट पे क्लिक करिए, फिर लेबोरेटरी में जाके आप उसका रिजल्ट अपलोड कर दीजिए जैसे आपने पेरिनियल कैंपेन में करा था। तो ये दस्तक कैंपेन से रिलेटेड हो गया कि आपको क्या एक्टिविटी करनी है। ये बहुत जरूरी एक्टिविटी है क्योंकि आशाएं
बहुत बड़ी संख्या में लक्षण युक्त व्यक्ति ढूंढती है। अगर हम उनकी जांच नहीं कर रहे हैं, अगर हम ये नहीं देख रहे हैं कि आशा ने जो ई कवच पे जो ढूंढा वो ई कवच पे एंटर भी करा या नहीं करा, तो फिर जो ये दस्तक कैंपेन है उसका पर्पस खत्म हो जाता है। अच्छा, अभी तक क्या था कि आप देख रहे होंगे कि दस्तक कैंपेन जो अभी तक जितने चले हैं, जुलाई 2023 से दस्तक हम लोग इस पे चला रहे हैं यूडीएसपी पोर्टल पे, तो अभी तक आपको जो सिम्टोमेटिक केसेस आते थे, वो सिम्टोमेटिक केसेस को ढूंढने में पोर्टल पे बहुत दिक्कत होती थी। क्या होता था, जब आप पेशेंट लिस्ट पे आप सर्च करते थे तो उस दिन में जितने भी कैंपेन्स के अगेंस्ट आपने रजिस्ट्रेशन किए होंगे प्लस दस्तक का डेटा जो आया है, तो वो सारा डेटा यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाता था। आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि इसमें कौन सा पेशेंट सिम्टोमेटिक है, कौन सा पेशेंट को डू यू हैव फीवर यस कहा गया है, किसको नो कहा गया है। तो उसके लिए आप एक एक बटन पे क्लिक करते थे उस वक्त, और यहाँ पे आप उसका फिर पर्टिकुलर डायग्नोसिस सेट करते थे, सैंपल एडवाइस करते थे, जिस केस में यस डिफाइन हुआ था। आपको स्टेट द्वारा लिस्ट दी जाती थी। स्टेट यहाँ पे सुबह ऑफिस में यहाँ पे लोग काम करके आपको एक लिस्ट बना के देते थे सिम्टोमेटिक की, जो डिस्ट्रिक्ट पे जाती थी, ब्लॉक पे जाती थी, फिर आपके पास पहुंचती थी, फिर जाके आप कहीं यूडीएसपी पोर्टल पे कार्य करते थे। तो ये काम तो जो था बहुत कम्बरसम था यूडीएसपी पोर्टल पे, कि कैसे सिम्टोमेटिक लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए। तो उसको सहूलियत देने के लिए यहाँ पर एक चीज 11 तारीख से आपको दिखेगी कि जब आप पेशेंट लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक प्रोबेबल डिजीज का ड्रॉप डाउन दिखेगा। ड्रॉप डाउन मतलब वही लिस्ट ऑफ वैल्यूज जिसमें से शुरू करो, डेट से शुरू करो। तो जो सपोज आपका दस्तक अगर 11 से चलेगा तो आपको यहाँ पे 11 तारीख सेलेक्ट करनी होगी, और 11 तारीख से जिस भी तारीख तक का अगर आपको सिम्टोमेटिक देखना हो सेलेक्ट करना हो। तो अभी क्योंकि 11 तारीख आई नहीं है तो मैं अपने डमी डेटा के साथ आपको दिखाता हूँ कैसे देखेंगे। तो मेरा अभी 1 तारीख से मैंने देखा और आज चल रही है 9, तो 9 पे आप कैंपेन यहाँ पे आप सबसे पहले, क्योंकि आप दस्तक डेटा देखना है, सर ने आपको बताया कि कैसे दस्तक का डेटा आप देख सकेंगे, तो यहाँ कैंपेन के ड्रॉप डाउन में आपको जाना है। यहाँ पे आपको दस्तक कैंपेन जुलाई 2025 जो चल रहा है वो आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको सर्च का बटन दबाना है। अगर आपको सिम्टोमेटिक डेफिनेशन देखनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे आपको ये देखना है कितने लोगों ने डू यू हैव फीवर यस किया है। तो आप मलेरिया के लिए सपोज देखें, मलेरिया के लिए कितने आपके सिम्टोमेटिक लोग हैं, तो आप यहाँ पे सर्च का बटन दबाएंगे आफ्टर सिलेक्शन ऑफ प्रोबेबल डिजीज। तो आपको यहाँ पे जो हमने डिजीज को मैप करा है, जैसे हम यहाँ पे मलेरिया कह रहे हैं, तो जो मैंने आपको पहले अभी टेबल में दिखाया था कि मलेरिया का सिंड्रोम हमने क्या डिफाइन करा हुआ है, फीवर विद चिल्स। तो मलेरिया अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो फीवर विद चिल्स आशा ने जो एंटर करा होगा वो आपको सारे केसेस दिख जाएंगे। ठीक है, अगर आप डेंगू सेलेक्ट करेंगे तो आपको इसमें डेंगू सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि फीवर विद रैश या फीवर विद ब्लीडिंग, ये जो आशा ने रिकॉर्ड करा होगा वो सारे केसेस आपको डेंगू में दिख जाएंगे। फीवर विद जॉइंट पेन, ये सारे केसेस आपको चिकनगुनिया में दिख जाएंगे। तो आप डिजीज वाइज भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप डिजीज वाइज सेलेक्ट ना करना चाहें तो इसको आप हटा दीजिए। तो आपको दस्तक कैंपेन का आपने बिना किसी डिजीज का नाम सेलेक्ट करे और इसको सर्च कर दिया, तो दस्तक कैंपेन जुलाई 2025 में जितने केसेस भी आशा ने लाइन लिस्ट करे हैं वो सारे आपको दिख गए। अब आप इनमें से इंडिविजुअल केस पर जाकर यहां से आप फॉलोअप का बटन दबा के, और वही प्रोसेस आपको करना है। आप क्लिनिकल उसका सिम्टम्स देख लीजिए, सिम्टम के हिसाब से प्रोविजनल डायग्नोसिस सही अगर है तो ठीक है, आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर दीजिए, और जो भी प्रोविजनल डायग्नोसिस आप बना रहे हैं उसके आधार पे आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई आशा ने कहीं पे मिस्टेक करी है, करेक्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि यहाँ प्रोविजनल डायग्नोसिस में डिजीज दिख रही है लेकिन मुझको एक से ज्यादा बीमारियों की, मलेरिया की, डेंगू की, दोनों की जांच करनी है, तो आप इसको मलेरिया से हटा के ओनली फीवर लेस देन 7 डेज मतलब सिंड्रोम में कन्वर्ट कर दीजिए, और उसके बाद जब आप इसका टेस्ट करेंगे तो फिर आप इसमें मल्टीपल टेस्ट कर सकते हैं।
ठीक है सर, नहीं बना। इसमें एक चीज और एड ऑन आपको करनी है कि ये जो फैसिलिटी अभी आपको दी गई है जिसमें आप प्रोबेबल डिजीजेस देख पाएंगे, वो सिर्फ अभी सब सेंटर लेवल पे, मतलब सीएचओ के लॉगिन पर ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है। वी आर वर्किंग की ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी नियर फ्यूचर में आ जाएगी, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये जो प्रोबेबल डिजीज का ऑप्शन है, ये सिर्फ आपको सब सेंटर के लॉगिन पे ही अवेलेबल होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने लास्ट अप्रैल राउंड में देखा था कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में लैब सैंपल कलेक्शन बल्क सैंपल कलेक्शन का ऑप्शन यूज करते हैं, जो कि गलत है। आपको हर एक केस को जो आपके यहाँ टेस्ट होने आ रहा है, आपको उसकी पहले प्रोबेबल डायग्नोसिस बनानी है, और उसके प्रोबेबल डायग्नोसिस के आधार पर जिस भी बीमारी को आप टेस्ट कर रहे हैं, मलेरिया के लिए, डेंगू के लिए, वो प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाने के बाद ही उसका सैंपल आपको कलेक्ट करना है। बल्क सैंपल कलेक्शन सिर्फ उसी केस में दिया जाता है कि जहां पे अगर आपका कहीं पे किसी क्षेत्र में आपका पता है कि आपको मलेरिया के केस वहां पे फीवर विद चिल्स मिल रहे हैं और वहां पे बड़ी संख्या में केस आए हैं, उसी कंडीशन में आप बल्क सैंपल का प्रयोग करते हैं। आपकी ओपीडी में आने वाले जितने भी केसेस होंगे उसमें आप बल्क सैंपल कलेक्शन के मेथड से कभी भी सैंपल नहीं लेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा, वरना आपको वहां पे रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाता है कि आपने ये एक्चुअल में किस डिजीज के लिए प्रोबेबल केसेस थे। तो आपके पास जो डिस्ट्रिक्ट से जब आपके पास एनालिसिस आती है, तो ई कवच में अगर मान लीजिए आपने मलेरिया के, आपका एक कोई सब सेंटर ए है जहां पे 10 मलेरिया के दिखाए गए हैं, सैंपल कलेक्शन प्रोविजन का प्रयोग सीएचओ और एएनएम को नहीं करना। हाँ, बस बात। चलिए ठीक है, अच्छा। अब एक चीज और रह गई सर, नील रिपोर्टिंग। यस, गो रिपोर्टिंग। अच्छा, एक सर ने एक चीज और सर ने बताई थी आपको कि अगर कोई केस आपके पर्टिकुलर सब सेंटर पे नहीं आता है पूरे दिन में, तो आपको नील भी रिपोर्ट सबमिट करना है, और संडे को भी करना। कल एक प्रश्न ये भी आया था, संडे को मैंडेटरी है कि नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा, संडे को भी करना है। इट हार्डली टेक्स 1 से 2 सेकंड लगता है इसको करने के लिए। तो वो आपको एक्शन परफॉर्म करना है। किस कंडीशन पे करना है? जब कोई भी केस आपके सब सेंटर पे नहीं आया हो दिखाने। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो दिखा देते हैं। अभी मैं दिखाता हूं कि यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड सेक्शन पे देखेंगे एक नील रिपोर्टिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। ये फैसिलिटी प्लेटफॉर्म पे आपको दिखेगा और लैब प्लेटफॉर्म पे भी दिखेगा। दोनों प्लेटफॉर्म पे नील रिपोर्टिंग आपको बटन दबानी, 2 बटन दबाने। एक देखिए, अभी यहाँ देखिए, ये ऊपर जो मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, ये फैसिलिटी मॉड्यूल पे मैं, देखिए ये जो दिख रहा है ना आपको, यूडीएसपी फैसिलिटी मॉड्यूल, तो मैं फैसिलिटी मॉड्यूल पे गया। हाँ, और यहाँ भी आपको दिख रहा है फैसिलिटी पैनल। तो ये फैसिलिटी मॉड्यूल पे मैं गया और मुझे आज कोई भी ऐसा रोगी नहीं मिला, ना बुखार था जिसको, ना ILI था, ना जिसको टीबी का लक्षण था, कोई किसी प्रकार का ऐसा नहीं था जो यूडीएसपी पे मुझको रिपोर्ट करना होता है। तो मैं फिर नील रिपोर्टिंग पे क्लिक करता हूं, यहाँ 00 पहले से भरा हुआ आता है। अभी 2-2 इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम 2 पेशेंट्स की एंट्री कर चुके हैं। अगर हम किसी पेशेंट की एंट्री कर चुके होंगे तो फिर नेचुरली करके दिखा भी दे रहा हूँ। अभी देखिए, एक कोई लेडी थी, उनका प्रश्न था कि मैं कैसे जानूं कि मेरा नील रिपोर्ट सबमिट हो गया है कि नहीं हो गया है। तो देखिए, होता क्या है कि जब आप इस स्क्रीन पर आएंगे ना, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपके नंबर्स प्रदर्शित हो रहे हैं। तो जब नंबर्स दिखते हैं, दैट मीन्स कि आपने केस उस पर्टिकुलर दिन पे रिपोर्ट कर दिया है, तो आपको सबमिट का बटन दिखेगा ही नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको 00 दिख रहा है मान लीजिए, और सबमिट का बटन भी नहीं दिख रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपने नील रिपोर्ट उस पर्टिकुलर दिन की आपने सबमिट कर दी है। आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नील रिपोर्ट जो डीएसओस के क्रेडेंशियल्स उनको सर को मिले हैं, वो लोग लॉग इन करके नील रिपोर्ट बकायदा देख भी लेते हैं। स्टेट अपने स्तर से भी नील रिपोर्ट देख रहा है, उसकी भी इंफॉर्मेशन ब्लॉक तक उसको ट्रांसफर कर रहा है, वो भी वहां पे दिख रही है। और एज ए CHO, एज ए ANM, अगर आपको ये देखना है कि आज मैंने नील रिपोर्ट सबमिट किया भी है कि नहीं किया है, तो उसकी पहचान करने के लिए यहाँ पे 00 और सबमिट का बटन नहीं आना चाहिए।
ठीक है, तो सबमिट बटन दबा देंगे आप, तो ये तो नील रिपोर्ट सबमिट हो जाती है। इसके बाद अभी यहाँ पे सर ने जैसा बताया कि यहाँ पे एंट्रीज आपने देखा कि मैंने इस पर्टिकुलर एससी बड़ा गांव में एंट्री कर रखी थी, तो इस वजह से 2 एंट्रीज आई हुई है। ठीक है, इसके बाद ऐसा भी हो सकता है उसमें नहीं आया, तो एक एग्जांपल मैं वो दिखाता हूँ कैसे वो देखेंगे। हाँ, मैं राम भैया से ये देखिए, यहाँ पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है, ये दूसरा फैसिलिटी है, स्टेट का है, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का, ये दूसरा फैसिलिटी है। यहाँ पे हाँ डमी एंट्री है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0-0 मतलब ना इनका सर्वे इन्होंने कोई किया है आज के दिन में, ना कोई प्रोविजनल डायग्नोसिस किया है। मतलब इनके पास कोई केस नहीं किया का मतलब ये है कि सर्वे करने लायक, सर्वे अपलोड करने लायक कोई केस इनके पास आया ही नहीं। जो लक्षण हम ढूंढते हैं वैसा कोई केस नहीं आया। हाँ, फिर ये देखिए 0-0 आएगा, आपको सबमिट बटन दिखेगा, आपको बस केवल एक बटन हिट करना है, आपकी नील रिपोर्ट सबमिट सक्सेसफुली होगी। कैसे पहचानेंगे, ये देखिए ग्रीन में आपको दिखाई भी दे रहा है। यही काम आपको लैब में करना है, लैब में भी आपको नील रिपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा। जब आप क्लिक करेंगे तो इसी तरीके से 0-0 और सबमिट का बटन दिखेगा और आपको सबमिट करना है। तो ये नील रिपोर्टिंग का एक फीचर था जो बहुत पहले से चला आ रहा है, लोग फॉलो भी कर रहे हैं। जो आज की तारीख में नहीं फॉलो कर रहे हैं उसको उनको ऐसे आपको एंट्रीज इस पे करनी है। So the session on data entry on UDSP is now complete. If you have any questions, you can go ahead with your questions. स्क्रीन शेयर कर दो।